सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आपको आज हम पीवाई क्विज कराने वाले हैं। किस चीज़ पे? यही बच्चों, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम हमेशा चैप्टर करने के बाद हम आप लोगों को पीवाई क्विज कराते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि सवाल कैसे आए हैं। एग्जाम में जाकर तो बच्चों सवाल ही करना है ना, इसीलिए पता तो होना चाहिए भाई। इसलिए चलिए करते हैं। आपको बच्चों इससे पहले सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद ही ये कीजिएगा, तभी तो होगा। अब हम कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ेंगे तो सवाल कैसे होगा, है कि नहीं? क्या बोला जा रहा है सवाल में बच्चों? आपको बोला जा रहा है यंग्स मॉडुलस ऑफ दो वायर दिया हुआ है जो कि 7:4 है, दिख रहा है? ओके, यहाँ पे वायर 1 है, ए है, और एक वायर 2 है ना, वायर बी है। एक 2 मीटर का लॉन्ग है, एक 1.5 मीटर का लॉन्ग है। रेडियस 2 mm का दे रखा है, इसका आर था। 2 वायर्स आर स्ट्रेच्ड बाय द सेम लेंथ, ओके, फॉर द गिवन लोड। ओके, इनका स्ट्रेचिंग सेम हो रहा है। जैसे मान लेते एक वायर ए है, एक वायर बी है बच्चों, है ना। ओके, आपको यहाँ पे इसका लेंथ दे रखा है 2 मीटर का, रेडियस आर है। इसका लेंथ आपको दे रखा है 1.5 मीटर का, और इसका रेडियस 2 mm है। दोनों का स्ट्रेच सेम लेंथ पे किया जाता है, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू बच्चों सेम है, ये तो कंफर्म होना चाहिए एक लोड के लिए। और इसमें आर का वैल्यू क्लोजेस्ट किसके होगा? बिल्कुल सिंपल सा तो हो गया भाई। यहाँ पे होगा क्या? यंग्स मॉडुलस दे रखा है, वो यंग्स मॉडुलस का रेशियो दे रखा है, मतलब कि वाई ए अपॉन वाई बी का रेशियो दे रखा है कि नहीं? वो 7:4 है। तो अब तो हम समझ गए ना कि यंग्स मॉडुलस ही लिखना है। तो वाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों? फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा एल बाई एल। वही स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, याद तो होगा ही यार। ये फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब कि फोर्स, जो लोड है पर यूनिट एरिया। क्या है लोड, क्या है बच्चों? चलिए आगे लिखेंगे, यहाँ पे भी लिख देते हैं। वाई बी है, ये वाई ए था, और यहाँ पे भी फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल होता है, बिल्कुल। चलिए आगे ले चलते हैं, है कि नहीं। वाई ए अपॉन वाई बी था इक्वल टू वाई ए, ऊपर लिखते हैं। वाई ए क्या था? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कितना था बच्चों इसका? बताइए। हम लोग सिलेंड्रिकल शेप में ही लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, एक सेकेंड, फोर्स पर यूनिट पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल, क्योंकि इलॉन्गेशन शेप है, अपॉन एल। 2 मीटर का था, चलिए ठीक है। और यहाँ पे भी फोर्स तो लोड वही है ना, डिवाइडेड बाई 2 mm, एक सेकेंड, रेडियस उसका दे रखा है 2 mm, ठीक है। मतलब पाई इंटू 2 इंटू, छोड़िए ना 2 ही रखिए, mm में ही आंसर आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एल तो सेम है, अपॉन लेंथ कितना है बच्चों इस वायर का? 1.5 मीटर। आई थिंक क्लियर होगा यार, थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चों क्योंकि पीछे से लिख रहे हैं ना। ओके ओके, चलिए गुरुजी करिए जल्दी। यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल अपॉन 1.5 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल अपॉन 2 इंटू फोर्स अपॉन पाई इंटू 2 का स्क्वायर। चलिए कुछ कट रहा है, काट दीजिए बच्चों। फोर्स पाई, ये दोनों को कैंसिल होगा, डेल्टा एल से कैंसिल हो जाएगा। क्या लग रहा है इसका वैल्यू कितना है बच्चों? पीछे आपने देखा वाई ए अपॉन वाई बी का वैल्यू है 7/4 इक्वल टू, क्या आ जाएगा यार? ये वाला ऊपर चला जाएगा, मतलब कि 2 गुने 4, नीचे कितना बचेगा बच्चों? आर स्क्वायर इंटू 1.5। क्या लग रहा है बच्चों आपको, क्या आएगा? आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2 गुने 4 चौके 16 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.5। ये कितना आएगा? आई थिंक कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं हम लोग, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं बच्चों। क्या आएगा? 32 अपॉन 7×5 = 35, 5 हासिल 3, 7 3 10। ओके, तो ये लगभग इसको करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 2 बार में, 3 बार में करेंगे तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, है कि नहीं? 3 पॉइंट आएगा बच्चों। 30, 3 × 5 = 15, एरोप्लेन जा रहा है। लगभग 3 पॉइंट समथिंग ही आएगा बच्चों। 3 पॉइंट कितना आएगा मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। यहाँ पे 4 5 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे आर का वैल्यू अप्रोक्सीमेट कितना हो सकता है समझिए ना। जब स्क्वायर करते हैं तो 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। तो ये 400 से तो कम ही है, पॉइंट में ले लेंगे, तो पॉइंट में लेंगे तो यहाँ पे हम पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, है ना। उसी तरीक़ा से लगभग ये 20 से तो कम ही है, मतलब कि या तो
15 से भी ज़्यादा है क्योंकि 225 से भी ये ज़्यादा दिख रहा है। तो ये लगभग लगभग किसके 19 का स्क्वायर क्या होता है? 981 हासिल 8, 9 9 18, 18 और 8 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 26 की 6 हासिल 2, 1 और 2 3। अच्छा ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, एक सेकंड, ये भी ज़्यादा हो जा रहा है इससे। इसका मतलब कि 19 से तो थोड़ा सा कम ही होगा, 19 से थोड़ा सा कम ऑप्शन में हमारे पास ये है, तो ये आंसर हो जाएगा बच्चों। सिंपल कर सकते हैं यार, ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं। इससे थोड़ा सा ही तो कम है, तो लगभग लगभग 1.7 के आसपास हो जाएगा mm। चलिए आगे चलते हैं, आसान है बच्चों, करिएगा आप खुद से, है कि नहीं। रेशियो ऑफ एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ स्टील रोड, अच्छा टू स्टील रोड, दो स्टील रोड का एनर्जी डेंसिटी दिया गया है। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी मतलब यू अपन डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अरे डेंसिटी तो वही होता है, पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हैं। ये दे रखा है दो वायर का, वायर 1 और वायर 2 का 1:4। व्हेन सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम द रोड, सेम मास इज सस्पेंडेड मतलब कि मास का वैल्यू सेम है, M1 M2 सेम है। लेंथ ऑफ द बोथ रोड क्या है? सेम, देन रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ रोड, लेंथ ऑफ बोथ रोड सेम मतलब एल का वैल्यू सेम है। अच्छा ये बोला नहीं कि इलोंगेशन सेम हो रहा है कि नहीं, हाँ इलोंगेशन बोला नहीं है। चलिए करते हैं फिर भी। आपको क्या लगता है बच्चों, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मैंने बताया था पीछे यार, अगर आपको याद हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था, याद होना चाहिए बच्चों, वो होता था हाफ स्ट्रेन स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, सॉरी स्ट्रेन होता था। अगर हम यहाँ पे देखें ध्यान से तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल बाई एल। लिख देते हैं हाफ फोर्स पर यूनिट एरिया इंटू डेल्टा एल बाई एल। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये डेल्टा एल बाई एल फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ये इनका रेशियो है ना, इनका रेशियो दे रखा है। फोर्स तो सेम होगा क्योंकि मास सेम है, लेंथ भी ठीक है, एरिया भी बोल रहा है कि ये मतलब बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, एरिया हमने सेम ही लगा। लेकिन डेल्टा एल का वैल्यू कैसे चेंज होगा यार? इलोंगेशन तो होगी बच्चों, है ना, सस्पेंडेड रोड पे है, इलोंगेशन तो होगा भाई। तो इलोंगेशन कैसे निकाले? अब यहाँ पे हम फंस सकते हैं, लेकिन फंसना नहीं है यहाँ पे। ये समझिएगा कि स्ट्रेन का वैल्यू अगर हम स्ट्रेस में ला दें तो काम नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा यार। मतलब आपको पता है ना यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। तो यहाँ पे तो ला ही सकते हैं, मतलब क्या, हाफ स्ट्रेस, स्ट्रेन का वैल्यू रख दीजिए, मतलब स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा इंटू गामा हो जाएगा, सॉरी यंग्स मॉडुलस हो गया, क्योंकि यंग्स मॉडुलस ही तो लेना है यहाँ पे यार। इलोंगेशन एक वन डायरेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, स्टील रोड है। तो अब सिंपल हो गया भाई, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाफ इंटू स्ट्रेस मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया का होल स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस, क्योंकि वो यंग्स मॉडुलस दोनों का सेम होगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि दोनों स्टील रोड है, तो स्टील रोड है तो मटेरियल तो सेम ही है। अब समझ में आया? तो कर सकते हैं, अब सिंपली कर सकते हैं। इसका रेशियो कितना दे रखा है? 1:4। अब इसको भी कर सकते हैं, 1:4 है, मतलब साफ साफ दिख रहा है, ये दो बार में कट जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया का रेशियो क्या होगा? फोर्स सेम है, एरिया सेम है, ओ भाई ये तो सेम ही हो गया। ओके ये तो सेम ही हो गया है ना बच्चों, ये तो बच्चों सेम ही हो गया। और हमें किसका रेशियो बताना था यार? रेशियो ऑफ डायमीटर, अच्छा एरिया है ना, ठीक है ठीक है। फोर्स दोनों का सेम ही है, पर यूनिट एरिया मतलब कि पाई आर स्क्वायर R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर्स पर यूनिट एरिया पाई R2 स्क्वायर। गामा सेम ही है, रेशियो 1:2 आ रहा है। तो ये देख सकते हैं R2/R1 का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/√2, क्योंकि इसका भी स्क्वायर ही था बच्चों। यही तो आएगा, यही तो आएगा बच्चों। और वही हाफ ऑफ तो दोनों में कट जाएगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ ये हाफ ऑफ दोनों में कट जाएगा बच्चों, क्योंकि रेशियो ये है ना, ये 1 का 2 का लेंगे तो हाफ यहाँ पे भी आएगा, हाफ यहाँ पे भी, तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 4 रहेगा, तभी तो आएगा। चलिए आई थिंक क्लियर होगा। तो R1/R2 तो √2 रेशियो 1 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आसान है यार, कर सकते हैं आप लोग बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगा यार, ठीक। ये भी आसान सा सवाल यार, कर लेते हैं जल्दी से बच्चों। 1 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, 1 मीटर लॉन्ग है, ये चीज़ आपको दे रखा है। ये रस्सी जो है 1 मीटर का लंबा है। ए बी जो है, ए बी यहाँ पे 1 मीटर का है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो 2 स्ट्रिंग टाइड विद सीलिंग, ठीक है ठीक है ठीक है। मास एम दिया है, अच्छा इस रॉड का मास एम है,
आगे बोला जा रहा है कि 2a मास को लटका दिया गया है भाई, डिस्टेंस कितना है 75 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है दिख रहा है ना, ठीक है ठीक है, नीचे 2 mg लग रहा होगा। ए रोड में टेंशन कितना होगा, इस रोड में टेंशन कितना होगा टी, अरे यार सिंपल सवाल हो गया बच्चों, सिंपल ही हो गया ये। देखिए ये यूनिफॉर्म रोड है ना, यूनिफॉर्म रोड है तो हम इसका सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पे, और हम लोग यूनिफॉर्म रोड में सेंटर ऑफ मास एकदम बिल्कुल बीच में कंसीडर करते थे, है कि नहीं, रोड के बीच में, तो ये रोड के बीच में हम लोग सेंटर ऑफ मास ले सकते हैं। इसका मास m है तो mg नीचे होगा, इधर 2 mg है, और देख सकते हैं आप इसमें भी टेंशन कुछ t, इसमें भी कुछ अलग अलग राशि है, तो ये मान लेते हैं T1 ये T2, हमें T1 ही निकालना है क्योंकि ए पॉइंट का निकालना है, तो ये T1 ही निकालना है, ठीक है। तो हम अगर इसके अबाउट टॉर्क ले लें, इसके अबाउट टॉर्क ले ले बच्चों, है कि नहीं, इसके अबाउट अगर टॉर्क ले लें तो इसके अबाउट, जिसके अबाउट लेते हैं उस पॉइंट के अबाउट तो कैंसिल आउट हो जाता है, और हमें ये चाहिए भी नहीं, तो इसी के अबाउट लेना बिल्कुल सही रहेगा। टॉर्क अबाउट बी पॉइंट का अबाउट टॉर्क ले लेते हैं यार, तो कितना हो जाएगा, एक ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स, ये ऊपर वाला फोर्स इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम में है, कहीं चल नहीं रहा है, ठीक है। इसका मतलब T1 इंटू कितना दूरी पे है 100 सेंटीमीटर पे, इक्वल टू mg इंटू 50 सेंटीमीटर पे है, प्लस mg, सॉरी 2 mg है ये, है ना, 2 mg इंटू कितना सेंटीमीटर पे 25 सेंटीमीटर पे, तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे T1 बराबर mg ही हो जाएगा, तो मतलब ठीक है T1 का वैल्यू mg होगा, सिंपल 1 mg, आंसर आ गया, बी ऑप्शन। सिंपल था, देख रहे हैं कितना सिंपल, जेई मेंस का सवाल था, लेकिन यहाँ पे बच्चों कंफ्यूजन भी हो सकता है आपको, है कि नहीं, अगर एक बार में करेंगे कंफ्यूजन भी हो सकता है कि यार ऐसे कैसे यार सेंटर ऑफ मास यहीं पे लाई करेगा, क्योंकि इधर से हम लोड लटका दिए हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास इधर से कुछ इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हैवियर साइड में शिफ्ट होता है ना सेंटर ऑफ मास, तो इस साइड शिफ्ट हो सकता है, लेकिन जेई मेंस का सवाल है तो वो इतना सोचते नहीं है कि इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसीलिए वो इसी सोच से बना देते हैं, लेकिन होगा कुछ इधर ये शिफ्ट, ठीक है, लेकिन वो लेते नहीं है क्योंकि इधर हमको दिया भी नहीं है कितना दूरी तक है तो इसीलिए हम ऐसे बना दिए, है ना, इसमें थोड़ा सवाल इनकम्प्लीट है, ठीक है, बाकी मेंस के लिए आप ऐसे ही समझ सकते हैं। देख सकते हैं ये सवाल काफ़ी आसान सा आ रखा था, वेट 100 न्यूटन का था, सस्पेंडेड बाई 2 वायर्स, एक स्टील का एक कॉपर का है, लेंथ ऑफ स्टील वायर 1 मीटर का है, एक स्टील है बच्चों, स्टील वायर है जिसमें लेंथ आपको दे रखा है 1 मीटर का, एक कॉपर वायर है जो √3 मीटर का है इसका लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, अच्छा आपको डेल्टा एल सी और डेल्टा एल, सॉरी ये स्टील है, स्टील, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ ऑफ कॉपर, अच्छा कॉपर अपॉन स्टील निकालना है देखिए थोड़ा सा कॉपर अपॉन स्टील करना है, उल्टा करना है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप यहाँ से क्या पूछा गया है, यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है दोनों का ही, इसका यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्टील का यंग्स मॉडुलस क्या होता है 2 × 10⁻11 दे रखा है, इसका यंग्स मॉडुलस आपको दे रखा है 1 × 10⁻11, यूनिट सब सेम है, इस टाइप का अरेंजमेंट है, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है बच्चों, देखिए सिंपल सी बात है, इधर का एक वायर है इधर का वायर है, तो इधर तो टी मान लेते हैं 1 लगेगा, इधर T2 लगेगा क्योंकि रस्सी अलग है। अगर हम यहाँ से एक ऐसे, क्योंकि बच्चों ये इक्विलिब्रियम में रुका हुआ है ना, चल नहीं रहा है, तो अब इसलिए हम ये भी बता सकते हैं कि ये एंगल 30 है, अगर हम ये 90 ले लें तो ये 60 हो जाएगा, ये 60 हो गया, फिर ये 30 हो गया, तो आप समझ सकते हैं इसमें कि इस पॉइंट पे नीचे की तरफ कितना लग रहा है 10G लग रहा है, तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ लग रहा है आपके पास 10G, ये T2 है तो T2 का ऊपर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट, तो ये हो गया T2 cos 60 डिग्री, ये हो गया T2 sin 60 डिग्री, अब ये भी है 30 डिग्री वाला, तो ये भी ऊपर की तरफ एक कंपोनेंट होगा T1 cos 30 डिग्री, ये हो जाएगा T1 sin 30 डिग्री। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो अब इक्विलिब्रियम में है तो इसको बैलेंस ही तो करना है, तो बैलेंस कर लीजिए, सिंपल सी बात है, साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे हमको कि ऊपर वाला नीचे वाला को बैलेंस करेगा, मतलब कि T1 cos 30, T1 √3/2 प्लस T2/2 इक्वल टू 100 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, T1/2 इक्वल टू T2 √3/2, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कट जाएगा, T1 इक्वल टू √3 टाइम्स T2 आ जाएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ध्यान से
T1 का वैल्यू कितना है, √3 × T2। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको दिख रहा है साफ साफ आंसर 200 हो जाएगा, उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ T2 = 200। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से T2 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 4 × 5 = 20, 50 न्यूटन हो गया T2। तो यहाँ से T1 हम बता सकते हैं 50√3। ठीक है, ये दोनों चीज़ हमें आ गया बच्चों, T1 T2। T1 बराबर 50√3। T2 का वैल्यू 50 है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L/L। तो यहाँ पे यही फोर्स है, यही टेंशन है यहाँ पे फोर्स का वैल्यू, है ना। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर वायर, स्टील का कितना है बच्चों, फोर्स स्टील का T1 है ना बच्चों, हाँ T1। तो T1 का वैल्यू आपको पता है 50√3, एक सेकेंड, 50√3 डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया कितना हो जाएगा, एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एरिया सेम लेना है क्या, एरिया सेम ही लेना होगा बच्चों, क्योंकि एरिया के बारे में कुछ दे नहीं रखा है, तो एरिया सेम ही लेना होगा। एरिया डिवाइडेड बाई क्या होता है, डेल्टा L/L। तो डेल्टा L इलोंगेशन हमको पता करना है, तो डेल्टा L ऑफ स्टील अपॉन लेंथ ऑफ स्टील। लेंथ ऑफ स्टील कितना है बच्चों, 1 मीटर है। ये कितना, 50 डिवाइडेड बाई एरिया, तो वही है डेल्टा L ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाई कितना लेंथ है इसका बच्चों, इसका L√3 मीटर है। ठीक है, अब हम लोग साफ साफ कर सकते हैं ना यार, स्टील अपॉन कॉपर का रेशियो क्या है, स्टील अपॉन कॉपर देखेंगे तो 2 आएगा, रेशियो 2 आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो डेल्टा L ऑफ कॉपर, ठीक है, डेल्टा L ऑफ कॉपर आ जाएगा अपॉन √3 इंटू 50√3 डिवाइडेड बाई एरिया डिवाइडेड बाई 50/A इंटू डेल्टा L ऑफ स्टील अपॉन 1। तो साफ साफ हमको दिख रहा है यहाँ से, ये एरिया और क्या क्या कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा। ये 50 इससे कट जाएगा, √3 इससे कट ही रहा है। अरे यार, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, डेल्टा L अपॉन कॉपर डेल्टा L स्टील का रेशियो 2 आ गया। कॉपर अपॉन स्टील ही तो पूछा था, हाँ कॉपर अपॉन स्टील, तो आंसर हो गया 2 बच्चों, सिंपल। देख रहे हैं 2 आंसर आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया, टाइम नहीं लगेगा इसमें अगर आप करेंगे खुद से तो। चलिए देख लेते हैं इसको। मेटल वायर है जिसका एक लेंथ इतना दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी दे रखा है, ब्लॉक ऑफ इतना है, टेस्ट विद रोटेटिंग इन हॉरिजॉन्टल सर्किल। अरे बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, किधर देखा है, 5 × 10⁻, यूनिट से भी आप समझ सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। इसका मतलब कि फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 10⁸ इंटू कितना एरिया है बच्चों, 10⁴ है ना, एक सेकेंड, 10 कितना है बच्चों, -4 है, -4 मीटर स्क्वायर है। तो ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10⁴ हो जाएगा, इतना फोर्स। वही फोर्स यहाँ पे गोल गोल घुमा रहे हैं, तो m⍵² r के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 5 × 10⁴ इक्वल टू मास कितना है बच्चों, मास कितना 10 kg दे रखा है, 10⍵² इंटू रेडियस का वैल्यू हाफ है, मतलब 0. कितना दे रखा है, 0.5। तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 इससे कट जाएगा, तो ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड। हमको बताना है लीनियर वेलोसिटी, तो v = r ओमेगा आपने पढ़ा होगा, तो यहाँ से v का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू ओमेगा का वैल्यू कितना है, रेडियस कितना था, रेडियस तो आपके पास लेंथ दे रखा है ना, वही 0.5 इंटू 10, मतलब कि 5 आ रहा है भाई, सॉरी ये 100 था यार, मैं क्या कर रहा हूँ, 50 आ रहा है, आंसर हो गया 50। बिल्कुल सिंपल सा सवाल है बच्चों, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, वायर इज डबल्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज हाफ। वायर का लेंथ हम लोग डबल कर दिए और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को हमने हाफ कर दिया, तो यंग्स मॉडुलस क्या बदल जाएगा, यहाँ पे y था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समझिए क्या हो जाएगा बच्चों, फोर्स पर यूनिट एरिया डेल्टा L/L होता था।
यहाँ से अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फोर्स तो वही था, ठीक है। एरिया यहाँ पे कर दिए हैं, A/2 2 पर चला जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा एल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल तो L/L हो जाएगा, तो साफ साफ दिख रहा है 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल हो जाएगा, तो ये मार देंगे। ये बिल्कुल गलत है यार। आपको हमने क्या बताया था बच्चों? आपको हमने बताया था कि जो यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर होता है, वो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मैंने 3 बताया था, वो सबके लिए वैलिड है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो सिर्फ उसके मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से बदल सकता है, या फिर उसका मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर उसका मटेरियल चेंज हो गया तो यंग्स मॉडुलस चेंज हो जाएगा। वो कांस्टेंट क्वांटिटी होता था बच्चों, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता था, है ना। डजंट डिपेंड अपॉन डायमेंशन, डायमेंशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो ये वाई का वाई ही रह जाएगा, ये सही है, ठीक है। अगर ऐसे आप करेंगे तो गलत हो जाएगा। देखिए फिर से एक बहुत आसान सा सवाल सभी लोगों ने लगता है किया होगा। यहाँ पे बाई मिस्टेक से बोल रहा है कि वाई एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, स्ट्रेन रख दिया, स्ट्रेस। अरे यार हम लोग ग्राफ कैसे बनाते थे? ऐसे ही तो बनाते थे, ये स्ट्रेस लेते थे, यहाँ पे स्ट्रेन लेते थे, और ऐसे करके कुछ ग्राफ बना देते थे, ऐसे करके ऐसे, है ना, ऐसे रहता था, और ऐसे करके ऐसे बना देते थे। यहाँ पे स्ट्रेस लेते थे, यहाँ पे स्ट्रेन, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेन ले लिया है, यहाँ पे स्ट्रेस लिया, उल्टा ले लिया है। कोई बात नहीं, हम लोग क्या देखते थे, यहाँ स्ट्रेन एक्सिस से जितना ऊपर रहता था थीटा का वैल्यू, उतना इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा होता था, है कि नहीं? अरे यार इधर से जितना ज़्यादा रहता था ना, हम लोग बोलते थे इलास्टिक उतना ज़्यादा होता है, अगर आपको याद हो तो हम लोग स्ट्रेन वाला एक्सिस से देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेन वाला एक्सिस है, इधर से जितना एंगल होगा उतना ज़्यादा इलास्टिक होगा। तो ये एंगल आप देख सकते हैं, और ये एंगल आप देख सकते हैं। तो जो यंग्स मॉडुलस ऑफ क्यू होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ क्यू होगा, वो तो ज़्यादा होगा ना बच्चों पी से, बिल्कुल है ऑप्शन में। देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ पी इज ग्रेटर देन, नहीं पी का कम है, ये तो गलत हो गया ऐसे ही, समझिएगा। अब हम लोग क्या बोलते थे कि इसका इधर जितना ज़्यादा एरिया, जितना ज़्यादा ग्राफ बनता था इसके इस पॉइंट के आगे, उतना ज़्यादा ये डक्टाइल होता था, जल्दी टूटता नहीं था। तो देख सकते हैं इस पॉइंट के बाद इधर से जाते हुए इस पॉइंट के बाद इस पॉइंट के बाद दोनों में देखेंगे यहाँ पे इलास्टिक रीजन खत्म होता है, इसके बाद इतना ही छोटा है, ये इतना बड़ा है, मतलब ये ज़्यादा डक्टाइल है, ये टूटेगा नहीं, और ये ब्रिटल हो गया, है ना बच्चों। ब्रिटल मतलब टूट जाएगा, और ये क्या है, डक्टाइल। देखिए P इज मोर ब्रिटल देन Q, नहीं यार गलत है, P इज मोर डक्टाइल, बिल्कुल सही है। P हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिल्कुल, अगर डक्टाइल है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, सही है, ये दोनों सही हो गया। अरे डक्टाइल मतलब खींच सकते हैं थोड़ा दूर तक, है ना, और ब्रिटल मतलब कि ऐसे कि टूट जाएगा, है ना, वैसे समझ। राइज इन टेम्परेचर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अब आपको गलत नहीं करना है। टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं यंग्स मॉडुलस? करता है, टेम्परेचर और डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, और डायमेंशन पे नहीं करता है, याद रखिएगा। डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ बढ़ाने घटाने से। तो इसके जब टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो यंग्स मॉडुलस उस पर घट जाता है। अरे यार जब हम टेम्परेचर बढ़ाते तो और उसको मॉलिक्यूल्स को और दूर दूर कर रहे हैं हम, तो जल्दी टूट जाएगा, है कि नहीं। इलास्टिक उसका इलास्टिकनेस खत्म हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल है। मास इमेज अटैच विद द स्प्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल नोट, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। अच्छा स्प्रिंग का सवाल है। वन स्प्रिंग एट द सेंटर ऑफ द डिस्क, ठीक है, रोटेटर विद एंगुलर स्पीड ओमेगा से एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। अरे कुछ इस टाइप का है बच्चों, इस टाइप का है। और हमने क्या किया है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया है, और स्प्रिंग से एक हमने डिस्क को जोड़ दिया है, और ये डिस्क को ही यहाँ सेंटर से जोड़ दिया, और इसको हम लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। तो ये ऐसे ऐसे इस सर्कल पे घूमेगा, ऐसे ऐसे इस सर्कल पे घूमेगा गोल गोल, ठीक है। तो हमको बताना है कितना एक्सटेंशन, क्योंकि इधर अब स्प्रिंग है तो बच्चों बाहर की तरफ खिंचाएगा ना, तो कितना खिंचाएगा, एक्स डिस्टेंस। तो अंदर की तरफ इस पर क्या लग रहा होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये बाहर की तरफ खींचे जा रहा है, बाहर की तरफ खींचे जा रहा है कितना, जब बाहर की तरफ खींचा जाता है तो कितना, केक्स तो खींचता है, क्योंकि स्प्रिंग अपने तरफ खींचता है, तो ये बाहर की तरफ केक्स खींचता है, याद होगा बच्चों आपको। अरे यार फोर्स कितना लगाता है स्प्रिंग, केक्स ही तो लगाता है, तो वही मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ मतलब सेंट्रीपिटल और केक्स फोर्स को बराबर करना होगा, ठीक है। एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू के एक्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल मतलब सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स, जो कि आपको पता होगा एम ओमेगा स्क्वायर आर हो सकता है। आर रेडियस मतलब उसका लेंथ, तो समझिएगा नेचुरल लेंथ इसका एल नोट है स्प्रिंग का, और थोड़ा ये खींचा गया होगा एक्स डिस्टेंस, तो फाइनल लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ हो जाएगा एल नोट प्लस एक्स, थोड़ा डिस्टेंस खींचा गया है।
इक्वल टू आपको पता है कि के एक्स होता है, अब सही हो जाएगा। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसका क्यों नहीं लिया ये। अब बच्चों ये जो है ना, ये मास एम है इसका, ये अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं कर रहा है कि हम यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर कर लें कि अपने एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए, वो रोटेट नहीं हो रहा है, बस ये ऐसे घूम रहा है, तो ये मास एम ही कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फंसाने के लिए दे रखा था। तो आपको क्या पता करना है, पता करना है आपको एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ, मतलब कि एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये क्या होगा, चलिए पता तो कर ही सकते हैं। तो एम ओमेगा स्क्वायर एल नोट प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू के एक्स। हमको एक्स पर यूनिट लेंथ चाहिए, एल नोट से डिवाइड करना होगा। एम ओमेगा स्क्वायर प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एल नोट इक्वल टू के एक्स अपॉन एल नोट। यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई नहीं करते हैं, एक्स बाई एल नोट कॉमन ही ले लेते हैं, के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो एक्स डिवाइडेड बाई एल नोट का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। क्या लगता है बच्चों, देखेंगे हम यहाँ पे, तो के का वैल्यू बड़ा है, बहुत बड़ा है एम ओमेगा स्क्वायर से, मतलब एम ओमेगा स्क्वायर से के का वैल्यू तो बहुत बहुत बड़ा है, दे रखा है सवाल में। मतलब ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, मतलब इसको हम हटा सकते हैं बच्चों, वेरी स्मॉल है ना, बहुत छोटा है बच्चों, तो इसको हटाया जा सकता है। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के एक्स आंसर हो जाएगा। सिंपल, सिंपल तो है बच्चों, के एक्स आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक्स एक्स दे ही नहीं रखा है, एम ओमेगा स्क्वायर अपन के दे रखा है, एक्स हमने कहाँ से ला दिया भाई, एक्स ज़्यादा क्यों आ रहा है हमारे पास बच्चों। अगर हम यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिए तो हम एक्स लिखेंगे क्यों यहाँ पे, यार क्या कर रहा हूँ मैं अब बताते भी नहीं है बच्चों। तो क्या आएगा ना सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, देख सकते हैं साफ साफ ये ऑप्शन हो गया था। यहाँ पे यूनिफॉर्म हैवी रोड का वेट दे रखा है 10 kg का, क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, लेंथ इतना है, फिक्स सपोर्ट से हैंग किया गया है, यंग्स मॉडल्स भी दे रखा है, निगलेक्टिंग द लेटरल स्ट्रेन। बिल्कुल, अगर हम किसी फिक्स सपोर्ट से किसी चीज़ को ऐसे बांध देते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अगर ऐसे ले रखे हैं ना, अगर ऐसे ले रखे हैं, तो मान लेते हैं इसका नेचुरल लेंथ ये था, यहाँ से ये एक्सटेंड हुआ है, तो हम मान रहे हैं क्योंकि बच्चों बढ़ रहा है नीचे की तरफ, तो इसका रेडियस भी कम होता रहेगा, पतला भी होता रहेगा, लेकिन बोल रहे हैं कि लेटरल कॉन्ट्रैक्शन नहीं लेना है, मतलब ये इसका रेडियस कम नहीं हो रहा है। अब बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, तो हम फिजिक्स में ऐसा मान लेते हैं यार सवाल करने के लिए। तो ये एक्सटेंडेड लेंथ आपको एक्स दे रखा है, ये आपको नेचुरल लेंथ एल दे रखा है, और हम लोग लेटरल नहीं ले रहे हैं। ठीक है, फाइंड द इलोंगेशन ड्यू टू इट्स ऑन वेट, इसके खुद के वजन से कितना इसका डिस्टेंस बढ़ा होगा, ड्यू टू इट्स ऑन वेट हमने बता रखा है बच्चों, याद कीजिएगा। अब उसको बार बार हम डिराइव तो नहीं करेंगे, हमने बताया था आपको कि इलोंगेशन जो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है ना, तो यहाँ पे जो नीचे की तरफ लगता है यंग्स मॉडुलस, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाई एल। तो हमने बताया था आपको कि सेंटर पे ले लिया कीजिए, और आंसर भी वही आया था, मतलब कि जो एक्स एफ लग रहा है नीचे की तरफ, वो 10G है, mg डिवाइडेड बाई 2 बोल रहे थे लेने के लिए आपको, इंटू 1 एरिया है। एरिया कितना है बच्चों, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 गुने 10 के पावर -4 डिवाइडेड बाई डेल्टा एल, डेल्टा एल इलोंगेशन ही तो निकालना है, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 टू द पावर -2। तो यहाँ से साफ साफ आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई, 100 गुने 20 गुने 10 के पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 गुने 10 के पावर -2 हो जाएगा, इंटू डेल्टा एल हो जाएगा, 10 के पावर -2 10 के पावर -2 कैंसिल, ये 10 बार में साफ साफ दिख रहा है आपको, 2 इंटू 10 टू द पावर -11 है, 10 के पावर कितना है, ये 3 है, तो ये कट जाएगा, तो डेल्टा एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 के पावर 8 हो जाएगा, लेकिन -8 हो जाएगा क्योंकि नीचे चला जाएगा, और ये 1/2 हो जाएगा। तो फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग ये 5 आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -9 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। है आसान है बच्चों। एवरेज डेप्थ ऑफ द ओशियन दे रखा है, मतलब कि हाइट एच नीचे कितना है, वो 4000 मीटर नीचे की बात कर रहा है। बल्क मॉडुलस आपको डेल्टा भी अपॉन भी दे रखा है, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई
हमको ये निकालना है। अरे यार ये बल्क मॉडुलस है, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, हमको तो निकालना है डेल्टा वी बाई वी। सिंपल है, अगर हम किसी हाइट नीचे तक चले गए तो वहाँ पे प्रेशर हर एक डायरेक्शन से बराबर बराबर उस ऑब्जेक्ट पे लगता है, तो इसका मतलब हम नीचे का प्रेशर जो लेते हैं वो एच रो जी लेते हैं। अब बोलेंगे वहाँ का क्यों नहीं लिए ऊपर का, तो बच्चों ऊपर का नहीं लिए क्योंकि हम बहुत डीप चले जा चुके हैं, देख रहे हैं 4000 मीटर, इसीलिए हम ऊपर का नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर हर एक डायरेक्शन से बराबर लगेगा और वो हम एज्यूम करते हैं कि वहीं का प्रेशर होगा। हमें वो ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो ऊपर से हम ऐड करते थे, क्योंकि ऑब्जेक्ट डीप सी में है ना, मतलब ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ से एच हाइट नीचे है एच, और यहाँ पे पी नोट प्रेशर है, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ का पी नोट प्लस एच रो जी। लेकिन हम लोग पी नोट को कंसिडर नहीं करते हैं, जो वो मैं बता रहा हूँ, इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ये होता है, तो उसमें एक जोड़ ही देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वही इसीलिए नहीं करते हैं। तो चलिए बल्क मॉडुलस का आपको फार्मूला याद ही होगा, बल्क मॉडुलस का फार्मूला तो आपको याद ही होगा बच्चों, क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब वही प्रेशर अपॉन एच रो जी, या अपॉन में डेल्टा वी बाई वी, क्या बोल रहा हूँ मैं, तो डेल्टा वी बाई वी यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, देखिए ना, प्रेशर एच रो जी, हाइट कितना है 4000, डेंसिटी है 10 मतलब 1000, जी का वैल्यू है 10 डिवाइडेड बाई बल्क मॉडुलस 2 इंटू 10⁹ कितना आ रहा है बच्चों, 3 3 6 एक 7 कट गया, तो 2 इंटू 10⁻⁻7 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 आंसर हो गया। देख रहे हैं कितना आसान आ रखा है बच्चों, अल्फा का वैल्यू क्या हो गया 2 हो गया। 2024 मेंस का सवाल, देख रहे हो कितना आसान, इतना ग्राम मास है रबड़ कैटलब का, लेंथ इतना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, स्ट्रेच बाय अमाउंट ऑफ इतना, मतलब आपको सब कुछ दे रखा है, मास आपको दे रखा है 20 ग्राम का है, और रबर कैटलब है, लेंथ उसका दे रखा है 0.1 मीटर का, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल भी दे रखा है, कितना खींचा है 0.04 मीटर खींच दिया है। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टेड स्टोन, ओ यंग्स मॉडुलस भी आपको दे रखा है 0.5 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बच्चों बात यह है यहाँ पे कि अगर हमको प्रोजेक्टेड स्टोन का वेलोसिटी निकालना है, इसका मतलब कि अरे कैटलप मतलब होता है वही गुलेल, गुलेल से हम लोग ऐसे करके नहीं खींचते हैं और ऐसे छोड़ते हैं, तो ये इसका वेलोसिटी क्या होगा, कैसे करना है सवाल इसको, तो हमने कुछ एनर्जी कंजर्वेशन में बताया था, वैसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अगर आप इसके साथ जाते हैं, अगर 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उस डायरेक्शन से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको नहीं बोला है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है वेलोसिटी बस बोल दिया कितना होगा, तो यहाँ पे दिमाग आपको लगाना पड़ेगा ना, कि एनर्जी कंजर्वेशन तो कर ही सकते हैं, जितना हमने उसको पीछे की तरफ ऐसे की तरफ खींचा है, मतलब इलास्टिक है ना वो रबड़ का होता है, तो पीछे की तरफ जितना ऐसे खींचा है इलास्टिक, तो इसमें जितना भी एनर्जी स्टोर हुआ होगा, कितना एनर्जी स्टोर होता है याद होना चाहिए ना, वही एनर्जी वो ट्रांसफर कर देगा काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि वेलोसिटी आ गया। हमारे समझ में, मतलब कि जो एनर्जी स्टोर होता है किसी स्प्रिंग में, कितना एनर्जी स्टोर होता है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर कितना होता है बच्चों, हाफ के एक्स स्क्वायर। उसी तरीक़ा से रबड़ में कितना हो जाएगा, रबड़ इलास्टिक होता है, तो यहाँ पे हम लोग बताया था उस दिन कि हाफ के जगह पे होता है वाई ए बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर एक्सटेंशन, और यही एनर्जी इसको काइनेटिक एनर्जी में बदल देगा, क्योंकि वेलोसिटी आ गया। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं मुझको, इतना दिमाग चलाना पड़ेगा आपको, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में हाफ वाई ए बाई एल होता है, तो वाई का वैल्यू 0.5 इंटू 10⁹ इंटू एरिया। आप सोच रहे होंगे बच्चों कि हम डायरेक्ट कैसे कैसे बता दिए, बच्चों मैंने पीछे बता रखा है ना, आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि बार बार कैसे रिपीट कर सकता हूँ मैं। एक्सटेंशन का स्क्वायर, मतलब एक्सटेंशन कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। मास कितना है 20 ग्राम, तो 20 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। तो आप साफ साफ इसको काट भी सकते हैं, हाफ हाफ, ये 5 बचेगा ऊपर, तो क्या बचेगा 5 × 10⁻³ इंटू 16, तो ये कट जाएगा, तो 10⁻⁻1 ही तो बचेगा यार और यहाँ पे 16 हो गया, इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³ इंटू वी स्क्वायर। तो साफ साफ दिख रहा है आपको, यहाँ से 4 बार में कट गया, तो कितना बचेगा 4 × 16 4 बार में, तो 4 × 10⁻² इक्वल टू वी स्क्वायर। यहाँ से भी का वैल्यू आपको देख सकता है 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, और यही आंसर हो गया बच्चों। देख रहे हैं आसान है बच्चों, बट आपको सोचना पड़ेगा, उस टाइम पे सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोचना बिल्कुल अलग है और एग्जाम में जाकर सोचना बिल्कुल अलग है, दिमाग खराब हो जाता है एग्जाम में
तो देखिए बच्चों यहीं तक था, ये तो ऐसे ही खाली था। बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या रिलेशन होता है, ये गलती से पूछ लिया गया था 2021 में, क्योंकि बच्चों इससे सवाल नहीं आता है, लेकिन क्या करें, अब सवाल बनाना है तो भाई इतना 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है तो सवाल कुछ भी बना देगा एग्जाम में, तो इसीलिए ये बना दिया। तो आई थिंक अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि यंग्स मॉडुलस अपॉन बल्क मॉडुलस का वैल्यू होता है 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा, और यंग्स मॉडुलस अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का वैल्यू जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ होता है 1 प्लस सिग्मा। तो यहाँ से आप चाहें, और सिग्मा क्या होता था बच्चों, आपको मैंने बताया था, सिग्मा बताया था ना क्या होता है, सिग्मा को यहीं पे हटाना है, सिग्मा को यहाँ पे हटाना है और इसमें रिलेशन लाना है, ये तीनों में, है ना। बिल्कुल आसान है बच्चों, बिल्कुल आसान है। पॉइजन्स रेशियो होता था, सिग्मा क्या होता था, पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो में सिग्मा का वैल्यू हटा देंगे, मतलब किसी जगह से हटा के इसमें पुट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साफ साफ पता चल रहा है, y डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ ईटा -1, और इसी का वैल्यू इसमें डाल दीजिए तो आंसर आ जाएगा, कोई भी आ जाएगा, आप बताइएगा कौन सा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मिलेगा अभी बड़ा वाला थैंक यू, मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय बाय।